हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों से, जो 28 अगस्त से 1 सितंबर तक का था। चंद्रयान 3 की अद्भुत सफलता के बाद अब हम सूरज पर भी निगरानी रखने के लिए आदित्य L1 को भेज रहे हैं। भारत के लिए ये बहुत बड़े गौरव की बात है। G20 की मीटिंग के पहले भारत शाइन कर रहा है, जब हमारी जीडीपी का आंकड़ा 7.8% आया है, जो कि अनुमान से थोड़ा तो कम है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी का खिताब भी साथ लाया है। इसे देखते हुए मूडीज़ ने भी इंडिया की जीडीपी का फोरकास्ट 5.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। वहीं जीएसटी कलेक्शन भी 1.59 लाख करोड़ का आया है, जो कि 11% की ग्रोथ साल दर साल बता रहा है। कुछ महीनों से 1.6 लाख के आसपास का ये कलेक्शन हो रहा है। सितंबर मंथ का पीएमआई आंकड़ा भी 3 महीनों के हाई पर 58.6 पर आया है। इसके बाद तो ऑटो इंडेक्स ने भी काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई है। निफ्टी ऑटो भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है। लीडर मारुति भी 10,300 रुपये के ऊपर के आंकड़े को छूकर और नए स्तरों की ओर बढ़ रहा है। ये ईयर का हाई के आसपास है। मारुति ने अगस्त महीने में अपने हाईएस्ट सेल्स फिगर वॉल्यूम को 1,89,082 रिपोर्ट किया है। वहीं अशोक लेलैंड ने भी 17% की ग्रोथ दर्ज की है। मीडियम और हैवी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इसमें ट्रक की सेल्स में अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है, जिसका सीधा असर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में होता है। ये इकोनॉमी में तेजी के साफ साफ सबसे पहले लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जेफरीज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले साल के इलेक्शन में मोदी जी की सरकार बनने के 70% चांसेस हैं। इन्हीं सभी कारणों से शुक्रवार को नए महीने में और नए सेटलमेंट में तेजी की शुरुआत से हुई है। अगस्त महीने की एक्सपायरी गुरुवार को लोएस्ट पॉइंट पर हुई थी। अब खबरों की बात करते हैं। सबका चहीता जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर भी बीएसई के इंडेक्स से बाहर हो गया है। वहीं उसका ऊपर सर्किट भी खुल गया है। 202 रुपया 80 पैसे के निचले सर्किट से करीब 20% की बढ़त मिलने के बाद बड़े बड़े निवेशकों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। अब 4 सितंबर से सोमवार से जियो फाइनेंस का शेयर T2T सेगमेंट से बाहर आ जाएगा। वहीं MSCI और FTSE के इंडेक्स में जियो फाइनेंस का शेयर बना रहेगा। BSE से बाहर होने से जियो फाइनेंस के करीब 10.5 करोड़ शेयर की बिक्री होने की संभावना है। गुरुवार को आखिरी आधे घंटे में करीब 6.5 करोड़ शेयर की वॉल्यूम हुई थी। आकाश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम गणेश चतुर्थी यानी 19 सितंबर को देश भर में जियो एयर फाइबर्स की सेवा शुरुआत करने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46th AGM में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इस टेक्नोलॉजी से करीब 1.5 लाख लोगों को इंटरनेट का नया कनेक्शन रोज दिया जा सकता है। इतनी कैपेसिटी एडिशन होगी। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंट्रोल की मुहिम में डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले LPG सिलेंडर के भाव में 200 रुपये की कमी की है, जो कि करीब करीब 18% होता है। इस साल एल नीनो के चलते बारिश में कमी 1 जून से 31 अगस्त तक के लिए 9% की शॉर्टेज की रिपोर्ट हुई है। केरला में 48% शॉर्टफॉल, कर्नाटका में 21% और महाराष्ट्र में 11% के शॉर्टफॉल के साथ सबसे ड्राई स्टेट में है। सरकार को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है इस वजह से। अब FIIs की बात करते हैं। FIIs ने गत अगस्त के महीने में करीब 20,620 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि इस महीने यानी कि सितंबर के पहले दिन FIIs ने करीब करीब 488 करोड़ की बाइंग से शुरुआत की है। अप्रैल के बाद से ये सबसे बड़ी सेलिंग है FIIs की ओर से। अब अडानी के शेयरों की बात करते हैं। अमेरिकन बिलियनर जॉर्ज सोरस ने अपनी कंपनी OCCRP के माध्यम से फिर से अडानी समूह पर हमला किया है।
ये रिपोर्ट की टाइमिंग G20 के एन मौके पर की गई है। वहीं सेबी की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की भी सुनवाई की आखिरी चरण में है। OCCRP ने 2009 से अभी तक 398 ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस की हैं। इनकी रिपोर्ट के असर से करीब 621 गिरफ्तारियां हुई है, 131 रेजिग्नेशन और $10 बिलियन के फाइन और करेंसी जब्त हुई है। OCCRP ने काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस में अपनी रिपोर्ट्स बनाई हैं, जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की रिपोर्ट पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। इन्हें 2017 में पनामा पेपर्स प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जर्नलिज्म का बड़ा अवार्ड पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है। उनका कहना है कि अडानी ग्रुप ने इंडिया से रुपए बाहर भेजकर उन्हीं रुपयों से अडानी ग्रुप के शेयरों में फिर से इन्वेस्ट किया है। इस इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें यूएई के रहीवासी नासिर अली शाबान अहली और ताइवान के चांगचुंग लिंग की मदद की है। रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों सिंगापुर में बसे विनोद अडानी के दोस्त हैं। अब इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग 2 भी कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के चलते गुरुवार को अडानी के शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। इस रिपोर्ट के चलते अडानी ग्रुप का एक ही दिन में करीब 35,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। अडानी समूह ने सारे इल्ज़ाम को गलत और बेबुनियाद बताया है। वहीं एक रिपोर्ट में ईडी ने सेबी को बताया है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कुछ समय पहले करीब 12 एंटिटीज़ ने अडानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट सेल किया था और उनसे बड़ा मुनाफा कमाया था। अब इस बात पर अच्छी खासी बहस छिड़ गई है और इसके लिए अब जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। OCCRP ने वेदांता ग्रुप के ऊपर भी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि उनके चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कोविड के समय गवर्नमेंट को माइनिंग रेगुलेशंस में नरमी करने के लिए लॉबिंग की थी। वहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2008 के बाद पहली बार स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ट्रेडिंग पर स्टैम्प ड्यूटी घटा दी है। गवर्नमेंट ने IPO की रफ्तार में भी कमी लाने की बात की है। चाइना में हाल ही के दिनों में FIIs ने काफ़ी माल बेचा है। वहाँ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड के शेयरों में सोमवार को फिर से ट्रेडिंग शुरू हुई मार्च 2022 के बाद। शुरुआती ट्रेड्स में कंपनी के शेयर करीब 90% की गिरावट के साथ लिस्ट हुए। एवरग्रांड कंपनी ने अमेरिका में दिवालिया कानून के तहत चैप्टर 15 के लिए फाइल किया हुआ है। चाइना के PMI आंकड़ों में भी कुछ नरमी देखने मिली है। वहीं यूरोजोन के अगस्त महीने के इन्फ्लेशन फिगर्स भी 5.3 पर अनचेंज रहे। अमेरिका के GDP फिगर्स भी 2.1% की ग्रोथ अगेंस्ट 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.8% आया है अगेंस्ट एक्सपेक्टेड 3.5%। वहीं 1,87,000 नई जॉब्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड 1,70,000 न्यू जॉब्स। ये सारा फिगर्स अमेरिका की इकोनॉमी की धीमी गति की ओर इशारा करता है। इंडिया ने पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को 7,100 से घटाकर 6,700 पर टन कर दिया है। इसको 2 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को कैनरा बैंक के 538 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। अब IPO की बात कर लेते हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का IPO इस हफ्ते 83% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। कंपनी का 350 करोड़ का IPO 97 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था। गुरुवार की ट्रेडिंग में 108 रुपये के IPO प्राइस वाला शेयर BSE पर 197 पर लिस्ट हो गया। इस कंपनी की प्रमोटर कंपनी SAT इंडस्ट्रीज में भी हाल ही के दिनों में काफ़ी हलचल देखने मिली थी। प्रमारा प्रमोशंस का IPO अगले हफ्ते 5 सितंबर को बंद हो रहा है। ये NSE SME सेगमेंट का छोटा IPO है। इशू साइज 15.27 करोड़ का है। इशू प्राइस 63 का और मार्केट लॉट 2000 शेयर्स का है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का IPO 31 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इशू साइज 490 करोड़ का है। इशू प्राइस बैंड 418 से 441 करोड़ का है।
लिस्टिंग 11 सितंबर को एक्सचेंज पर होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास को अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने A+ की रेटिंग देते हुए 3 A+ बैंकर की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर बैठा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आरबीआई गवर्नर को बधाई दी है। सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगारत्नम ने जीत हासिल की है। रूलिंग पार्टी के एक्स मिनिस्टर रहे थर्मन ने 70% वोट्स के साथ ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चलिए अब एनएसई की बात करते हैं। एनएसई निफ्टी 169 पॉइंट्स बढ़कर 19,435 पर बंद हो गया है। बैंक निफ्टी 44,436 पर 204 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 65,387 पे 500 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं बढ़ने वाले इंडेक्स की बात करें, निफ्टी मेटल 5.09%, निफ्टी ऑटो 3.68%, निफ्टी आईटी 1.94%, निफ्टी एमएनसी 1.24% की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। अब घटने वाले इंडेक्स की बात करते हैं। उसमें सिर्फ एक ही नाम है जो भी करीब करीब फ्लैट बंद हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी 0.5% की घाटे के साथ बंद हुआ है। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की बात करते हैं, जिसमें BHEL 29%, यूफ्लेक्स 26%, BSE 24%, एमटारटेक 20%, BEML, प्रेस्टीज एस्टेट्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, कल्याण ज्वेलर्स, ईस्ट इंडिया होटल्स, जियो फाइनेंस, ये सारे शेयर करीब करीब 15 से 18% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें ब्राइटकॉम ग्रुप 22%, TCNS क्लोथिंग, मेडप्लस हेल्थ, अडानी विल्मर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, एथर इंडस्ट्रीज, पूनावाला फिनकॉर्प, पावर फाइनेंस, ये सभी शेयर 4 से 9% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए अब अगले हफ्ते की बातें करते हैं, जो 4 से 8 सितंबर तक का है। फ्राइडे को मार्केट ने एकदम पलटी हुई चाल चली है। जहां पर गुरुवार को 19,200 तोड़ने पर थे, वहीं शुक्रवार को 19,435 का बंद कर मार्केट ने रिबाउंड किया है। नए मंथ के नए सेटलमेंट की शुरुआत जोरदार ढंग से की है। मार्केट ने अप्रैल मंथ से ही शुरुआती तेजी के जो लेवल्स थे उसको महीने दर महीने नहीं तोड़ा था। 4 महीनों की कंटिन्यूस तेजी के बाद अगस्त में प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छी मिसाल है कि भैया सिर्फ तेजी नहीं और प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। इस महीने की शुरुआत में सारे मैक्रो इंडिकेटर्स पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। G20 की बैठक भी 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होगी, जहां वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इकोनॉमीज के सर्वोच्च अधिकारी शामिल होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी 4 दिनों की भारत यात्रा पर रहेंगे। बाजार ने निचले लेवलों से पलटी मार ली है। मंदी करने वाले बुरी तरह से फंस गए हैं, लग तो यही रहा है। बुल्स इस लेवल पर काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। बार बार 19,200 19,250 के आसपास जाकर और फिर रिबाउंड कर रहे थे, लेकिन निचले लेवलों से ऐसी जोरदार तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। शुक्रवार को 19,300 के पुट में भी काफ़ी राइटिंग देखने को मिली है, जिससे बुल्स का ऑप्टिमिज्म का अंदाजा लगाया जा रहा है। अब लगता है कि 19,300 19,250 के लेवल्स को बुल्स डिफेंड कर लेंगे। 5 हफ्तों की गिरावट को लगता है अब एक बार ब्रेक लग गया है और 6 सत्रों के बाद निफ्टी 19,400 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दी है। 19,250 19,300 अब सितंबर सीरीज के लिए बेस का काम कर सकता है। वहीं 19,550 19,600 निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट होने की संभावना है। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते निफ्टी इन लेवलों के आसपास पहुंचता है कि नहीं, लेकिन त्योहारी सीजन में बाजार में करिश्माई चाल बन सकती है। यूएस जॉब्स डेटा का असर बड़ा असर पड़ सकता है, जिसका असर हमारे मार्केट में सोमवार को देखने को मिलेगा, लेकिन यूएस के मार्केट्स सोमवार को बंद रहेंगे। तो मार्केट को अपने बलबूते पर ही फॉलोअप बाइंग आएगी कि नहीं, उसका चांस खोजना पड़ेगा। लेकिन मार्केट के सेटअप से ये खरीदारी की
के बाद पॉजिटिव हो गया लगता है। देखते हैं कि बुल्स के पास अब ये आखिरी मौका है। अब वो कितना इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन सेटअप पॉजिटिव दिख रहा है अब इस लेवल से। तो दादा, अब ये हमारी ओर से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली बाजार क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। सितंबर का क्लियरिंग शुरू हो चुका है। 4-9 से लेके 8-9 के बीच में बाजार का हाल हकीकत देखने के लिए टेक्निकली बाजार कहां पर है, पिक्चर जो मेरे हम लोग का सामने उभर के आ रहा है। बाईं तरफ निफ्टी का वीकली, बीच में निफ्टी डेली, बैंक निफ्टी वीकली और बैंक निफ्टी डेली, सारा ये स्पॉट का पिक्चर है। तो पहले वीकली निफ्टी देख लेते हैं। तो सितंबर महीना शुरुआत में जो क्लियरिंग शुरू हुआ है और जिस हिसाब से वीकली बंद हुआ है, ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो दिया है, जो कि लगातार 5 हफ्ता बाजार गिरते गिरते आ रहा था। अब ये टेक्निकल बाउंस बैक होगा कि नहीं होगा, ये तो नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग हम लोग को थोड़ा सा इंगित दे सकता है। बट अभी जो फिलहाल जो स्थिति है, एक डाउन ट्रेंड लाइन का आसपास में जाके ये क्लोजिंग दिया है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो बाजार थोड़ा सा मोमेंटम अपवर्ड कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये जो जोन है, खास करके ये जो कैंडल का जोन है 19,650 स्पॉट में, और नीचे की तरफ ये जो मल्टीपल बॉटम एरिया है राउंड नंबर 19,200, ये अभी एक दायरे का सपोर्ट है। ये दायरा सपोर्ट का काम करेगा। आफ्टर 1326 का क्रॉसओवर अब ये मूविंग एवरेज का नजदीक में आया है वीकली, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जोन के हिसाब से हम लोग टेक्निकली मानते हैं। अब बाजार ब्रेकआउट करे या नहीं करे वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर क्लोजिंग 19,650 के ऊपर आता है तो हम लोग ये सोचता है कि ये जो डाउन ट्रेंड लाइन का जगह है, इसके ऊपर निफ्टी क्लोजिंग आया है, तो ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्लोजिंग हम लोग मान सकते हैं। वीकली चार्ट अगर देखा जाए तो एमएसीडी का जो स्लोप है वो अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है। दैट्स वाई अभी थोड़ा सा ये पहला वीक क्लोजिंग पॉजिटिव दिया, इसके लिए हम लोग ये बोल नहीं सकता है कि बाजार का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। वीकली स्टोकैस्टिक्स कुछ हद तक ओवरसोल्ड में आया है। दैट्स वाई बाजार का जो स्थिति कैंडलस्टिक्स को देख के आपको समझ में, हम लोग को समझ में आ रहा है, और ये जो स्टोकैस्टिक्स दिखा रहा है ये एक बाउंस बैक का इंडिकेशन तो मिल रहा है, लेकिन किस हद तक बाउंस बैक होगा वो नेक्स्ट वीक पता चलेगा। आरएसआई जो जगह से बाउंस बैक किया है वो काफी अच्छा जगह में है। वीकली के हिसाब से देखा जाए 60 नहीं तोड़ के ऊपर की तरफ आरएसआई का मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये निफ्टी वीकली है। डेली निफ्टी जिस जगह पे है, डेली निफ्टी का आरएसआई एक हायर हाई फॉर्मेशन करके ऊपर की जाने का कोशिश कर रहे हैं, और प्राइस एक्शन फ्राइडे का क्लोजिंग के बाद 13 फॉलिंग डीएमए के ऊपर, माने 13 डीएमए जो फॉलिंग आ रहा था उसके ऊपर क्लोजिंग आया। लेकिन एक क्लोजिंग में काम नहीं चलता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। कंजिक्यूटिव और 2 क्लोजिंग देना चाहिए। दैट मीन 3 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग अगर इस कैंडल के मूविंग एवरेज के ऊपर देता है तो थोड़ा सा एक रिकवरी का साइन हम लोग देख सकता है स्पॉट निफ्टी के लिए। अब वीकली बैंक निफ्टी कोशिश तो किया है अभी एक ट्रेंड लाइन और एक जोन जो है, जिस जोन को हम लोग वैल्यूएशन जोन मानते हैं, क्योंकि 1326 का क्रॉसओवर होने के बाद ये फर्स्ट टाइम ये जोन में आया है। तो बैंक निफ्टी भी कोशिश तो कर रहा है कि ये नेगेटिव ट्रेंड से उभर के जाने के लिए, बट बैंक निफ्टी का क्लोजिंग जब तक 45,100 दैट मींस इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल हम लोग वीकली बेसिस में नहीं बोल सकते हैं। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी एमएसीडी का स्लोप नेगेटिव है। वीकली स्टोकैस्टिक्स कुछ हद तक फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट टर्म ओवरसोल्ड से घूमने का कोशिश कर रहे हैं। आरएसआई जिस हिसाब से घुमा है 50 के नीचे नहीं जाके 60 के नीचे, मतलब 50 के ऊपर 60 के नीचे आरएसआई अभी स्थित है वीकली। तो देखना चाहिए यही कि आरएसआई का मोमेंटम तभी बढ़ सकता है जब प्राइस एक्शन इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, दैट मींस 45,100। तो हम लोग वेट करते हैं कि 45,100 के ऊपर क्लोजिंग देगा कि नहीं देगा, तब हम लोग को मालूम चलेगा कि एक रिकवरी का साइन आ रहा है। और डेली बैंक निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक फर्स्ट क्लोजिंग दिया है फॉलिंग 13 डीएमए के। अब ये 13 डीएमए के ऊपर अगर और 2 क्लोजिंग होता है तो एक रिकवरी का जो सिलसिला चल रहा है वो हो सकता है कुछ और
थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है नया क्लियरिंग में। अब देखना यही पड़ेगा, नेक्स्ट वीक में काफी इंपॉर्टेंट वीक है और लेवल्स भी आप लोग देख लीजिए, उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक हम लोग को पैन आउट करना चाहिए ये इंडेक्स के हिसाब से। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो तीनों स्टॉक है विशाखा इंडस्ट्री, कैमलिन फाइन केमिकल एंड मैन इंडस्ट्री। तीनों ही कैश स्टॉक का है, टिपिकल कैश स्टॉक। विशाखा इंडस्ट्री में हम जो ड्रॉ किए है लाइन, एक तो एक चैनल के अंदर है, चैनल का अभी तक ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, और 1326 क्रॉसओवर होके उसका एकदम नैरो जोन से एक बाउंस बैक आया है। ये जो टोटल फॉल है, ये फॉल के अगर देखा जाए तो ये 23% के ऊपर, दैट मीन्स सामने जो रेजिस्टेंस है ये 38%। अब अगर 38% कुछ अप्रोच करता है तो प्राइस एक्शन, तो ये जो चैनल है ये चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि एक काफी बढ़िया चैनल ब्रेकआउट हम लोग बोल सकते हैं एज पर द चार्ट इज कंसर्न। और बहुत दिन से ये चैनल के अंदर है। चैनल ब्रेकआउट आप लोग सब लोग को मालूम है, चैनल का जो ब्रेथ होता है उसका नेक्स्ट ऊपर की तरफ एक जगह बनता है कि वहां तक पहुंचने का चांस होता है। क्या ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक हायर हाई फॉर्मेशन में जाने का कोशिश कर रहा है। आदर्श ऑसिलेटर और इंडिकेटर अगर देखा जाए तो वीकली में स्लोप चेंजेस हुआ है, मंथली क्लोजिंग हो चुका है, दैट मीन्स मंथली अगर एमएसीडी देखा जाए, मंथली एमएसीडी का स्लोप भी थोड़ा सा चेंजेस की तरफ जा रहा है। अब और जो चीज देखना चाहिए वो है स्टोकैस्टिक्स नीचे से घूम के ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, आरएसआई काफी इंटरेस्टिंग जगह में है। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये स्टॉक को भी हम लोग रेडार में डाल सकते हैं और वॉच लिस्ट में डाल के इसका प्राइस एक्शन और मोमेंटम देखने का कोशिश कर सकते हैं, बट ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कैमलिन फाइन केमिकल, इसके ऊपर भी हम जो किया है एक डाउन ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर स्लाइटली क्लोजिंग है, ये एक क्लास्टर जोन है और ये 61% का जोन है, दैट मीन्स 180 से 85 के बीच में काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। इस स्टॉक प्राइस का क्लोजिंग हुआ है 173 के आसपास, 74 ही पकड़ लीजिए, और मूविंग एवरेज का आसपास क्लोजिंग ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया है। तो देखा जाए तो ऊपर से जो रिट्रेसमेंट आया है, वो जो बाउंस बैक हुआ है वो 61% लास्ट वहां पर जाके रिएक्ट करके फिर नीचे आया। हायर हाई फॉर्मेशन तो है, बॉटम भी हायर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर स्लाइटली क्लोजिंग है, तो एक पॉजिटिव व्यू यहां पर दिख रहा है प्राइस एक्शन में। वीकली एमएसीडी के हिसाब से देखा जाए बहुत दिन के बाद ये स्लोप चेंज हुआ है, जो कि एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मंथली में भी चेंजेस दिख रहा है, तो वीक क्योंकि हालांकि मंथली क्लोजिंग हो चुका है, दैट्स वाई हम मंथली दिखा, और वीकली स्टोकैस्टिक्स एंड वीकली आरएसआई काफी इंटरेस्टिंग जगह से मोमेंटम शिफ्ट करने का कोशिश तो दिखा रहा है। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड में ये भी एक स्टॉक रहेगा कैश के अंदर, कैमलिन फाइन केमिकल, हम लोग को रेडार में डालना चाहिए और चेकलिस्ट में डाल के देखना चाहिए। काफी और अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, वो है मैन इंफ्रा। अगर पूरा चार्ट देखा जाए तो काफी दिन का जो कंसोलिडेशन, उसके बाद ये जो राउंडिंग सॉसर का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद भी ये वैली कंटिन्यू कर रहा है, और ये जो प्राइस चैलेंज कर रहा है वो 2012 का प्राइस एक्शन चैलेंज कर रहा है। दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर एक इंटरेस्ट बन रहा है, प्राइस एक्शन यही बोल रहा है। वीकली एमएसीडी का स्लोप चेंज हुआ है, जो हम बार बार देखते हैं। मंथली क्लोजिंग हो चुका है, दैट्स वाई चेक मंथली क्लोजिंग, हायर हाई फॉर्मेशन मंथली में, और वो कोशिश कर रहा है कि कंटिन्यूएशन की तरफ जाने का, और दैट मीन्स रैली कंटिन्यू करने का कोशिश तो दिख रहा है। स्टोकैस्टिक्स
अपवर्ड मोमेंटम, RSI अपवर्ड मोमेंटम, हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है। तो मैन इंडस्ट्री भी एक ऐसा चार्ट बन रहा है काफी इंटरेस्टिंग कैश स्टॉक के अंदर, ये भी एक चार्ट काफी इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। तो ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी तीनों स्टॉक विशाखा इंडस्ट्री, कैमलिन फाइन केमिकल एंड मैन इंडस्ट्री नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से हम तो रेडार में डालेंगे और उसका प्राइस एक्शन हम वॉच करेंगे। आप लोग रेडार में डाल सकते हैं, आप लोग के हिसाब से फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और आपका जो सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह लेके फिर अपना कोई सोच समझ के अपना विचार कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो चार्ट एनालिसिस हम लोग किए हैं, ये एक एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से हमने एनालिसिस किया है। इसके अंदर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो उभर के आया है, वो वही चीज आप लोग के साथ हम बात किए, बट फाइनल डिसीजन मेकर आप लोग की है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे हम हमारा डिस्क्लेमर रन करते हैं। दिस इज़ अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही हमारे सारे व्यूज़ शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड किसी एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।